तो चलिए आज एक ऐसे केस की बात करते हैं जो शुरू तो एक मामूली से फोन कॉल से हुआ, लेकिन उसने हिंदुस्तान की सियासत में भूचाल ला दिया था। ये सिर्फ एक धोखाधड़ी की कहानी नहीं है, नहीं, ये एक ऐसा गहरा राज है जिसने कई दशकों तक देश को उलझाए रखा। ये कहानी है नागरवाला केस की। 60 लाख रुपए। अच्छा, आज के ज़माने में शायद ये रकम उतनी बड़ी ना लगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं 1971 की। उस वक्त ये एक खजाने के बराबर थी, मानो पूरा खजाना ही हो। और ज़रा सोचिए, इतनी बड़ी रकम देश के सबसे बड़े बैंक से सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे निकाल ली गई। कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं, बस एक फ़ोन कॉल। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी का पहला पड़ाव, प्रधानमंत्री का वो एक फ़ोन कॉल। एक ऐसा कॉल जिसने वाकई सब कुछ बदल कर रख दिया। तारीख थी 24 मई 1971। बाहर से तो ये एक बिल्कुल आम दिन लग रहा था, लेकिन असल में ये इतिहास में दर्ज होने वाला था। स्टेट बैंक के हेड कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा का फोन बजता है, और फोन के दूसरी तरफ से जो आवाज आती है वो ऐसी थी जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। और जो मांग रखी गई वो तो यकीन करना ही मुश्किल था। और पता है, इस पूरे धोखे का सबसे हैरतअंगेज हिस्सा क्या था? वो ये था कि फोन करने वाले रुस्तम नागरवाला ने कथित तौर पर उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज की हूबहू नकल की थी। सोचकर देखिए, देश के सबसे ताकतवर इंसान की आवाज में एक बैंक कैशियर को सीधा ऑर्डर दिया जा रहा था। सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी रकम चाहिए क्यों थी? तो देखिए, कारण बताया गया, राष्ट्रीय महत्व का एक बेहद जरूरी काम। कुछ लोग कहते हैं कि ये पैसा बांग्लादेश के आज़ादी के लिए था, तो कुछ कहते हैं किसी और खुफिया मिशन के लिए। खैर, वजह जो भी रही हो, वो इतनी बड़ी जरूर थी कि सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए गए। और हेड कैशियर मल्होत्रा ने उस आवाज पर पूरा भरोसा कर लिया। उन्होंने वो 60 लाख रुपए निकाले और एक टैक्सी में एक आदमी को दे दिए जिसने खुद को प्रधानमंत्री का भेजा हुआ कुरियर बताया। और बस पलक झपकते ही सारे पैसे हाथ से निकल गए। तो अब लग रहा होगा कि मामला तो बड़ा सीधा साधा है, लेकिन क्या ये वाकई एक सुलझा हुआ केस था, या फिर ये तो कहानी की सिर्फ शुरुआत थी? असली कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब मल्होत्रा साहब रसीद लेने प्रधानमंत्री के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर पता चला कि ऐसे किसी ऑर्डर के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। और फिर तो हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया और 24 घंटे से भी कम में नागरवाला को एयरपोर्ट से धर दबोचा। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे अविश्वसनीय हिस्सा तो अब आने वाला है। कहते हैं कि नागरवाला ने 26 मई को अपना जुर्म कबूल कर लिया और उस पर सिर्फ, अब यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 10 मिनट में मुकदमा चलाकर उसे सजा भी सुना दी गई। 10 मिनट! अब इतनी तेजी ने जाहिर है कई सवाल खड़े कर दिए। मशहूर खोजे पत्रकार S.K. अग्रवाल ने तो इसे कानूनी इतिहास में एक अनोखा मामला तक कह दिया। इतनी भी क्या जल्दी थी फैसला सुनाने की? ये बात अपने आप में बहुत अजीब थी। तो नतीजा क्या निकला? 4 साल की जेल, केस क्लोज्ड, एक धोखेबाज सलाखों के पीछे। कहानी को यहीं खत्म हो जाना चाहिए था, है ना? लेकिन नहीं, असल कहानी तो अब शुरू हो रही थी। इसके बाद इस पूरी कहानी में दरारें दिखनी शुरू हुईं। वो परतें खुलने लगीं जो अब तक छुपी हुई थीं। पर सवाल तो यही था, क्या ये कहानी कुछ ज्यादा ही सीधी नहीं लग रही थी? सब कुछ इतनी आसानी से, इतनी तेजी से कैसे हो गया? उस दौर में इंडिया टुडे जैसी मैगजीन्स ने कुछ बहुत ज़रूरी सवाल उठाने शुरू किए, जैसे कि भाई बैंक का बर्ताव इतना गैर जिम्मेदाराना कैसे था? ये नागावाला था कौन? इसका पास्ट क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई सच में प्रधानमंत्री की आवाज़ की इतनी परफेक्ट नकल कर सकता है? और तभी एक बिल्कुल अलग, एक चौंकाने वाली थियोरी सामने आई। क्या हो अगर नागावाला कोई धोखेबाज था ही नहीं, बल्कि वो एक सरकारी जासूस था? क्या ये पैसा सच में बांग्लादेश की लड़ाई के लिए था? और क्या जब मामला खुल गया तो सरकार ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया? फिर कई साल बाद जब देश में सरकार बदली तो इस मामले की फाइलें फिर से खोली गईं और इस बार एक कमीशन बिठाई गई जांच के लिए। सच की तलाश एक बार फिर से शुरू हुई। अब जरा ये फर्क देखिए, कहाँ वो 10 मिनट का ट्रायल और कहाँ 1978 में आई रेडी कमीशन की 820 पन्नों की रिपोर्ट। 820 पन्ने, ये अंतर ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है ना? और कमीशन के जो नतीजे आए वो सचमुच चौंकाने वाले थे।
सोचिए, जिस इकबालिया बयान के आधार पर 10 मिनट में केस बंद कर दिया गया था, कमीशन ने कहा कि उस बयान को तो खारिज कर देना चाहिए था। कमीशन ने साफ साफ कहा कि ना कोई पुख्ता सबूत थे, और तो और पुलिस की जांच में रुकावटें डाली गई थीं। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। रिपोर्ट में और भी बड़े खुलासे थे, जैसे कि बैंक में बेहिसाब पैसा रखा हुआ था और सीधा सीधा प्रधानमंत्री के दफ्तर पर जांच में अड़ंगा डालने का इल्जाम लगा। अब ये मामला सिर्फ एक धोखाधड़ी का नहीं रहा था, ये एक बड़ी राजनीतिक साजिश की तरह दिखने लगा था। और अब आते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से पर, एक ऐसा रहस्य जो आज तक अनसुलझा है, वो सवाल जिनका जवाब आज भी तलाशा जा रहा है। कहानी के इस अहम किरदार रुस्तम नागरवाला की हिरासत में ही मौत हो गई। ऑफिशियल कारण बताया गया हार्ट अटैक। कमीशन को भी इसमें किसी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन एक बात तो तय थी, उसकी मौत के साथ ही सच्चाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। अपनी मौत से कुछ ही वक्त पहले नागरवाला ने जेल से कुछ खत लिखे थे। उनमें से एक में उसने लिखा था, मैं सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ, ये देश के लिए आंखें खोल देने वाली होगी। पर वो सच्चाई थी क्या? ये एक ऐसा राज था जो वो अपने साथ ही ले गया। तो आखिर कौन था रुस्तम सोहराब नागरवाला? एक बेहद शातिर ठग जिसने देश के इतिहास की सबसे बड़ी और दुस्साहसी चोरियों में से एक को अंजाम दिया? या फिर वो एक राजदार था, एक ऐसा मोहरा जो एक बहुत बड़े सरकारी राज को अपने साथ ही कब्र में ले गया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद अब हमें कभी नहीं मिलेगा।